दिव्यांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत महात्मा गांधी से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है महात्मा गांधी। आमतौर पर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है तथा भारत की स्वतंत्रता में सर्वाधिक योगदान महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का रहा। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री में महात्मा गांधी की एक अलग ही भूमिका हमको दिखाई देती है। आज हम महात्मा गांधी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ेंगे जो वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहले महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो जैसा कि सभी को मालूम होगा महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर ज़िले के काठियावाड़ गांव में हुआ था। राज्य गुजरात, ज़िला पोरबंदर और गांव काठियावाड़। जन्म 2 अक्टूबर 1869। यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत में प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। ये तो सबको मालूम होगा, परंतु इससे जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो कि एक राष्ट्रीय पर्व है। भारत में स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी और गांधी जयंती अर्थात 2 अक्टूबर, इन तीनों को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 15 जून 2007 को घोषणा की गई कि सभी सदस्य देश प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाएंगे। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यूएनओ द्वारा 15 जून 2007 को यह घोषणा की गई कि सभी सदस्य देश प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाएंगे, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती रहती है और महात्मा गांधी जी द्वारा भारत की आज़ादी में सर्वाधिक जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वे शब्द थे सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी अपितु भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में उन्होंने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अतः 15 जून 2007 से विश्व भर में उनकी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम गांधी जी के पिता के नाम की बात करें तो गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और मां का नाम पुतलीबाई था। यदि हम गांधी जी के पूरे नाम की बात करें तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के दादाजी का नाम उत्तम चंद गांधी था। यदि हम गांधी जी के विवाह की बात करें तो गांधी जी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुआ तथा कस्तूरबा गांधी जी को बा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा एग्ज़ाम की दृष्टि से कि महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी दोनों ही अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम में रहते थे तथा उनके सेवक कस्तूरबा गांधी जी को बा के नाम से बुलाते थे। बाद में कस्तूरबा गांधी के लिए यह एक उपनाम घोषित हो गया। यदि हम गांधी जी की संतान की बात करें तो गांधी जी और कस्तूरबा गांधी जी के 4 पुत्र थे, जिनमें हरीलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास शामिल हैं। गांधी जी के 4 पुत्र हरीलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास हैं। जबकि राजस्थान राज्य के जमनालाल बजाज को गांधी जी ने अपना पुत्र माना था, इसलिए जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, इसलिए इनका पूरा नाम राय बहादुर जमनालाल बजाज था। हालांकि राय बहादुर की उपाधि
जमनालाल बजाज ने गांधी जी द्वारा जब असहयोग आंदोलन चलाया गया तब यह उपाधि उन्होंने त्याग दी थी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में राय बहादुर जमनालाल बजाज को जाना जाता है। यदि हम गांधी जी के निजी सचिव की बात करें, निजी सचिव के रूप में महादेव देसाई गांधी जी के सबसे खास थे, जबकि प्यारे लाल भी गांधी जी के अन्य निजी सचिव थे। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि गांधी जी से जुड़े हुए हैं तथा वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उपाधियाँ। गांधी जी को अपने जीवन काल में अत्यधिक उपाधियाँ दी गईं तथा यह उपाधियाँ कई एग्जामों में पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर उपाधि और उस उपाधि को किसने दिया इन दोनों को लिखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, अर्थात गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा, तो हमारा आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम गुरुदेव के नाम से जानते हैं। जब महात्मा गांधी 1915 में भारत वापस लौटे तथा उनके द्वारा सर्वप्रथम चंपारण बिहार में जो आंदोलन चलाया गया नील की खेती के विरुद्ध, जब उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से नील की खेती को बंद करवा दिया, तब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। यदि हम बात करें बापू, तो ख़ास तौर पर साबरमती आश्रम में जब महात्मा गांधी रहते थे तो उनके सेवक उन्हें बापू के नाम से ही पुकारते थे, परंतु बापू की उपाधि सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें दी थी। एक और उपाधि है बाबा मलंग। बाबा मलंग की उपाधि खान अब्दुल गफ्फार खां ने दी थी। खान अब्दुल गफ्फार खां लाल कुर्ती आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे तथा इन्होंने ही महात्मा गांधी को बाबा मलंग की संज्ञा दी थी जब नमक आंदोलन चलाया जा रहा था। उसके उपरांत एक और उपाधि है राष्ट्रपिता। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा, तो आंसर सभी को मालूम होगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस द्वारा सर्वप्रथम रेडियो से देश भर में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों को देखते हुए उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई, अर्थात सुभाष चंद्र बोस ने ही सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। अगली उपाधि है अर्धनग्न फकीर। गांधी जी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा, तो हमारा आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे और वहां से वापस लौट रहे थे, तब विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी। अगली उपाधि है देशद्रोही फकीर। देशद्रोही फकीर गांधी जी को फ्रैंक मॉरिस ने कहा था जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौट रहे थे, तब फ्रैंक मॉरिस ने उन्हें देशद्रोही फकीर कहा था। अगली उपाधि है वन मैन बाउंड्री फोर्स। गांधी जी को लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जब कैबिनेट मिशन के कहने पर भारत में संविधान सभा अंतरिम सरकार का गठन किया जा रहा था, वहीं मुस्लिम लीग इसके विरोध में प्रदर्शन कर रही थी, जिससे अत्यधिक मात्रा में लोगों की जान जा रही थी और पूरे देश में हिंसा हो रही थी। सेना भी इस हिंसा को रोकने में नाकामयाब थी, परंतु गांधी जी स्वयं कलकत्ता पहुँचे और उन्होंने जनता को समझाया और जनता ने गांधी जी की बात को माना। तब लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। अगली उपाधि है मैन ऑफ लेटर्स। गांधी जी को मैन ऑफ लेटर्स भी कहा जाता है क्योंकि गांधी जी ने अपने जीवन काल में 35,000 से अधिक पत्र लिखे, इसलिए उन्हें मैन ऑफ लेटर्स भी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ उपाधियाँ थीं जो गांधी जी के जीवन से जुड़ी थी और एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थी, मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं गांधी जी का प्रिय भजन।
कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा है और उसके लेखक कौन है। तो गांधी जी का प्रिय भजन गुजरात में वैष्णव जन थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रिय भजन है गांधी जी का, और इसके लेखक हैं नरसिंह मेहता। जबकि उनका दूसरा प्रिय भजन था रघुपत राघव राजा राम, और इसके लेखक हैं श्री विष्णु दिगंबर। आपको दोनों ही याद रखना है। सर्वप्रथम प्रिय भजन वैष्णव जन थे जिसके लेखक नरसिंह मेहता, और दूसरा प्रिय भजन रघुपत राघव राजा राम जिसके लेखक हैं श्री विष्णु दिगंबर। अब बात करते हैं गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे जिन्होंने उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। तो हमारा आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। एक उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले को ही महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। और आपको मालूम होगा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। अब बात करें महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु की, तो श्री नारायण गुरु, केरल के श्री नारायण गुरु गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। यदि हम गांधी जी की आत्मकथा बायोग्राफी की बात करें तो इनकी आत्मकथा का नाम है मेरे सत्य के साथ प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। और यह किताब उन्होंने 1927 में लिखी तथा उनकी बायोग्राफी की मूल भाषा गुजराती है। कई बार पूछा जाता है कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी, तो हमारा आंसर होगा गुजराती, और इसका समय है 1927। यदि हम गांधी जी की शिक्षा की बात करें तो गांधी जी ने लंदन विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की थी, अर्थात LLB पढ़कर आए थे लंदन विश्वविद्यालय से। अब हम बात करने वाले हैं गांधी जी द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकों की, जिसमें सर्वप्रथम पुस्तक का नाम आता है वह पुस्तक है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी द्वारा 1909 में लिखी गई, और 1909 में ही आपको मालूम होगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इस पुस्तक में गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता और पश्चिमी सभ्यताओं की आलोचना की तथा इसके प्रति उन्होंने एक गाइडलाइन प्रदान की। गांधी जी की इस पुस्तक को अंग्रेज़ों ने भारत में प्रतिबंधित कर दिया। यह पुस्तक अंग्रेज़ों के लिए इतनी दुखदायी रही कि उन्होंने इस किताब को भारत में प्रतिबंधित कर दिया था। गांधी जी की दूसरी किताब है दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। इस पुस्तक में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के संघर्ष का वर्णन किया गया है। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और 1915 में वहाँ से लौटे। लगभग 22 वर्षों तक गांधी जी अफ्रीका रहे, और इन 22 वर्षों के दौरान उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में महत्वपूर्ण आंदोलन किए। उन सभी आंदोलनों और उनका संघर्ष इस पुस्तक में है। एक और किताब है मेरे सपनों का भारत। इस पुस्तक का प्रकाशन 1947 में हुआ। इस पुस्तक में भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं और विरासत के बारे में वर्णन किया गया है। गांधी जी ने इस पुस्तक में अपने भारत की महानता और भारतीय संस्कृति की महान शैली का वर्णन किया है तथा बताया है कि वे स्वतंत्रता के बाद कैसे भारत की स्थापना करना चाहते हैं। उनकी अगली किताब है ग्राम स्वराज। यह किताब 2006 में पब्लिकेश हुई थी। यदि हम इस किताब की बात करें तो इस किताब में गांधी जी ने ग्राम पंचायतों के संगठन के माध्यम से
आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण पर विचार दिए हैं। गांधी जी का मानना था कि यदि हम शक्ति का विकेंद्रीकरण करके चलें, अर्थात ग्राम स्वराज की भावना को विकसित करें, तो देश अधिक शक्तिशाली बनेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब हम गांधी जी द्वारा प्रकाशित कुछ पत्र और पत्रिकाएं पढ़ने वाले हैं, जिसमें सर्वप्रथम बात करें तो इंडियन ओपिनियन। गांधी जी द्वारा इसे दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित किया गया। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी। इसके संस्थापक मदनजीत थे। 4 जून 1903 को यह प्रकाशित हुआ। यह पत्रिका अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और गुजराती भाषा में प्रकाशित होती थी। इसका उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले प्रवासी भारतीयों का दुख अंग्रेज़ों को पता चले, इसके लिए निरंतर लिखना था। इस पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। बहुत इम्पोर्टेंट पत्रिका है इंडियन ओपिनियन, एग्जाम में पूछी जाती है। यह पत्रिका गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित की गई थी और इसका प्रकाशन 1903 से प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ में यह अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और गुजराती भाषा में प्रकाशित होती थी। अगला यंग इंडिया। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो गांधी जी द्वारा जलियांवाला नरसंहार के बाद 1919 में अंग्रेजी में प्रकाशित की गई। यंग इंडिया पत्रिका की बात करें तो एक साप्ताहिक पत्रिका थी। गांधी जी द्वारा 1919 में इसे अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया। इस पत्रिका के माध्यम से गांधी जी ने अंग्रेज़ों की जो भारत में अनीति की चाल थी और उनके द्वारा जो भारत में भारतीयों का शोषण किया जा रहा था, भारतीयों को परेशान किया जा रहा था, उन सभी के बारे में गांधी जी द्वारा इस पत्रिका में लिखा गया तथा भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जागृत किया गया। अगली नवजीवन। गांधी जी द्वारा 1919 में इसे गुजराती में प्रकाशित किया गया। यह भी एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। यंग इंडिया जहां अंग्रेजी माध्यम में था, वहीं नवजीवन गुजराती में था और यह भी 1919 में गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया गया। नंबर 4 हरिजन। वर्ष 1933 में गांधी जी द्वारा हरिजन नाम से 3 पत्रों का प्रकाशन किया गया, जिसमें नंबर 1 हरिजन बंधु यह गुजराती में था, नंबर 2 हरिजन सेवक यह हिंदी में था, नंबर 3 हरिजन यह अंग्रेजी में था। अर्थात हरिजन नामक समाचार पत्र गांधी जी द्वारा वर्ष 1933 में प्रारंभ किया गया। अब हम बात करने वाले हैं गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा। तो गांधी जी 1893 में सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तथा 22 वर्षों के पश्चात 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे। इसलिए वर्तमान में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसी दौरान वर्ष 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष दिनसा बाचा थे। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे तथा सेठ अब्दुल्ला ने उन्हें अपने केस की पैरवी के लिए बुलाया था और गांधी जी लगभग 22 वर्षों तक अफ्रीका रहे। वापस 1915 में 9 जनवरी को भारत लौटे। इसलिए भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 9 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय या भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी द्वारा अफ्रीका में भारतीयों तथा अन्य देशों के ऐसे नागरिक जिन्हें अंग्रेज सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी गई। जब गांधी जी 1901 में भारत आए थे, तब कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने पहली बार भाग लिया और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो दिनसा बाचा थे। नटाल इंडियन कांग्रेस यह एक संस्था थी जिसकी स्थापना गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के नटाल शहर में 22 मई 1894 को की गई थी। साथ ही
इसी संस्था से गांधी जी द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य अफ्रीका में जन्मे और शिक्षा पाए भारतीयों की सेवा करना और उनकी दशा में सुधारना था। अर्थात गांधी जी ने अफ्रीका में रहकर नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और इस संस्था की स्थापना करने का उनका प्रमुख उद्देश्य था कि अफ्रीका में जो भारतीय रह रहे हैं, प्रवासी भारतीय रह रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की यदि ब्रिटिश सरकार द्वारा यातना दी जाती है तो गांधी जी उनके हक के लिए लड़ें तथा उन्हें भी जागृत करें। इसके अलावा फिनिक्स आश्रम, गांधी जी ने डरबन के पास 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। इस आश्रम में रहकर गांधी जी स्वयं आंदोलन का संचालन करते थे। बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्म है यह। पूछा जाता है कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुई, तो 1904 में गांधी जी ने की थी दक्षिण अफ्रीका के शहर डरबन के पास, और इसी आश्रम में रहकर उन्होंने अफ्रीका में अपने कई आंदोलनों को चलाया। अगला आश्रम है गांधी जी का टॉलस्टॉय आश्रम। रूसी उपन्यासकार लियो टॉलस्टॉय से गांधी जी काफ़ी प्रभावित थे और गांधी जी उन्हें सर कहकर बुलाते थे। रूसी उपन्यासकार थे लियो टॉलस्टॉय, जिनसे गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए, इतने प्रभावित कि गांधी जी उन्हें सर कहकर बुलाते थे तथा उनके उपन्यास द किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू से गांधी जी ने सत्य संबंधी विचार ग्रहण किए। अतः गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में 1910 में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की, जो कि गांधी तथा उनके सहयोगियों का मुख्यालय होता था। यदि हम बात करें तो रूसी उपन्यासकार लियो टॉलस्टॉय का उपन्यास द किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू गांधी जी के जीवन में सत्य संबंधी ऐसी विचारधारा लेकर आया कि गांधी जी ने अफ्रीका में रहकर टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना 1910 में की जोहान्सबर्ग शहर में, और इसी आश्रम से गांधी जी ने सत्य के लिए लड़ना प्रारंभ किया और यह आश्रम मुख्यालय था गांधी जी के समस्त आंदोलनों का।